अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। बच्चों, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारी डेली लाइफ और बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। बच्चों, ऑक्सीडेशन है जब कोई मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इट मीन्स दैट उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इट मीन्स दैट वो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लूज एंड रिग रिडक्शन इज़ गेन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों, जो जिस तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और गेन करते हैं, इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनता है और उससे क्या होती है एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी के ज़रिए जो है सेल बहुत सारे काम इंजाम उस एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेलुलर रिस्पायरेशन में। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो बनता है तो उससे क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को सेलुलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? जहाँ पर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एटीपी में। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को एटीपी स्टोर किया जाता है। ये जो है एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है, दे आर आल्सो असेंशियल इन फोटोसिंथेसिस में बहुत रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, जिस तरह देखा हमने लाइट रिएक्शन में क्या होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर जी स्कीम चलती है तो उससे किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड होते हैं, फिर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और उस एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर आल्सो एसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये जो सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म ही कहलाता है सेल का। एंड सेलुलर फंक्शन, और सेलुलर फंक्शंस के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मीन्स। बच्चों, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर व्हाट आर द रोल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में एटीपी और एडीपी का क्या मेन रोल है? बच्चों, एटीपी और एडीपी ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं मिलकर काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। कैसे? देखिए बच्चों, एटीपी जो है ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी को तोड़ता है। जब इसके बॉन्ड टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, वो उस एनर्जी को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। एटीपी इज़ द सेल्स मेन एनर्जी मॉलिक्यूल दैट स्टोरेज एनर्जी, and when cell need energy they break ATP into ADP and energy released। अब जब ATP ब्रेक होगा इसका एक जो फास्फेट ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। देखिए बच्चे, एटीपी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। 5 कार्बन शुगर होती है जिसे राइबोज शुगर कहते हैं। कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पे एडिनिन जो है नाइट्रोजनस बेस होती है, और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे 3 फास्फेट जो है ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, इन फास्फेट ग्रुप में से जब ये एटीपी, जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये एटीपी है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, जब एटीपी के इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये एक जो फास्फेट है वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाएगा, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जो एनर्जी होगी बॉन्ड की वो रिलीज़ हो जाएगी, सेल उसको इस्तेमाल कर लेगा और बाकी एडीपी बचेगा। ठीक है, तो एडीपी क्या है? लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। उसके बाद जब सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो फिर दोबारा से सेल इसमें एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, ये जो एडीपी है इसको इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला देगा तो इससे एनर्जी जो है दोबारा से एटीपी बन जाएगी और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ADP is low energy molecule. When cells have extra energy, they store this energy by combining ADP with the PI to form ATP। ठीक है, जब सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एनर्जी का इस्तेमाल करके ADP को PI के साथ मिला देगा और ATP बन जाएगी। ठीक है, इस तरह ATP से ADP और ADP से ATP, इस तरह से ये साइकिल चलेगा और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या बनता है? ग्लूकोज, फूड तैयार होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों अहम है?
क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस because it absorbed light energy from the sun and convert it into chemical energy which is used to make food in plants। देखिए बच्चे, ये जो क्लोरोफिल है मैंने आपको बताया था जब हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पिगमेंट्स होते हैं तो वो पाए जाते हैं। अब ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, तो ये क्या करता है? सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है, ठीक है, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो जो केमिकल एनर्जी है वो इस्तेमाल की जाती है फूड बनाने के लिए। प्लांट उसको फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों, जब ये जो ऊपर हमने पढ़ा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो क्या होता है? इधर से वाटर का मॉलिक्यूल भी टूटता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या होगा? अब प्रोटॉन बनेंगे, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जी स्कीम में फ़्लो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन कैसे बनी हमने ये देखना है। ऑक्सीजन बनी वाटर के टूटने से। अब वाटर का टूटना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस कहलाता है। फोटोलाइसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ होता है फूड बनाना, ना कि ऑक्सीजन बनाना। लेकिन उसके बावजूद जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए बच्चों बाई प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जिसको हम बनाना तो नहीं चाह रहे, मेन पर्पज़ हमारा उसको बनाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बन जाती है। अब फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ फूड बनाना है, ना कि ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर यानी कि लिया गया है कि ये एक बाई प्रोडक्ट है, ये बनानी नहीं थी लेकिन साथ बन गई। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, which organisms carry out photosynthesis? Which cell organelle is responsible for the absorption of light for photosynthesis? The organisms that carry out photosynthesis, plants, एल्जी और कुछ बैक्टीरिया, ये 3 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और कौन सी ऑर्गेनेली है जो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें ये प्रोसेस होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले आपको पता हो कि सेलुलर रिस्पायरेशन होती क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि फूड को तोड़कर सेल उससे एनर्जी हासिल करता है, ठीक है। अब सेल की फूड कौन सी है? ग्लूकोज। सेल की फूड कौन सी है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। द मेन पर्पज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो सेल इस एटीपी को तोड़ेगा और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सिंबल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में यही प्रोसेस आता है सेलुलर रिस्पायरेशन वाला। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो है वर्ड्स में भी इक्वेशन लिखनी है और सिंबल में भी। देखिए बच्चों, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब आप इसको वर्ड में भी लिख लें, ये ग्लूकोज है, ये वाटर है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रिस्पायरेशन। बच्चों, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इसमें रोल है, ठीक है। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए बच्चों, हमने देखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है पहला स्टेप, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल, CYCL साइकिल। और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, फिर वो क्रेब्स साइकिल में आएगा वो प्रोडक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जब एटीपी की प्रोडक्शन होगी तो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होगी ऑक्सीजन,
ठीक है। ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, साथ में प्रोटॉन को भी लेगी और मिलकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला फाइनल एक्सेप्टर है। इट कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म वाटर। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वाटर बना देगी। दिस अलाउज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इससे क्या होगा कि ग्लूकोज की मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन होगी और उसमें जितनी भी एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है उसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल्स एंड यीस्ट। एनिमल्स में जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट है बच्चों लैक्टिक एसिड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी है। यीस्ट में क्या है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें भी 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और इसकी एंड प्रोडक्ट क्या है, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल की प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। Question number 12, how do muscles respond to oxygen deficiency during intense exercise? During intense exercise, in the deficiency of oxygen, the skeletal muscles carry out anaerobic respiration to get energy. बच्चे जब भी हम वर्जिश करते हैं, दौड़ते हैं या कोई सख्त काम करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं ताकि थोड़ी मिकदार में तो कम से कम एनर्जी हासिल की जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट वेज इन विच रेस्पायरेटरी एनर्जी यूज्ड इन द बॉडी। ये जो पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से ग्लूकोज को तोड़कर सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये देखना है कि ये एनर्जी इतनी इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है, सेल इस एनर्जी को इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करता है। नंबर 1, मसल्स कंट्रैक्शंस एंड मूवमेंट। मसल्स कंट्रैक्शन, जब हमारी जानदारों की मसल्स कंट्रैक्शन होती है या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। नंबर 2, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चों नेचर का एक कानून है कि जब चीज़ जो है एक जगह पे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उस तरफ जाएगी जहाँ पे चीज़ कम है। ठीक है, ये तो खुद ब खुद प्रोसेस होगा, बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं और दोबारा से कम वाली साइड से उस तरफ लेके जानी होती है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी लगा के ये काम करवाना पड़ता है, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि वहाँ से चीज़ें ली जा रही हैं जहाँ ऑलरेडी कम है और उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा है, तो उसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल होगा और वो एनर्जी भी ATP से आती है। नंबर 3, रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड माइटोसिस। माइटोसिस में भी ATP का इस्तेमाल होता है। DNA को जब कॉपी करना होता है तो उस टाइम भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। नंबर 4, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व अम्पल्स। बच्चों नर्व अम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जिस तरह फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत थी, लाइट रिएक्शन में वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, डार्क रिएक्शन में वो एनर्जी इस्तेमाल हुई और फिर उसके बाद जाके ग्लूकोज बना। तो बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। नंबर 7 पे, ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्राम द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको तोड़ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए और फिर उनको तोड़कर फिर बॉडी से निकालना हो या सेल से निकालना हो तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है।